हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर फिफ्थ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेजर पेपर, जिसका अपना टाइटल है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो सेमेस्टर फिफ्थ के वे सभी स्टूडेंट्स जो अपने मेजर पेपर के रूप में स्टडी कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, ये अपनी गनशॉट क्लास है और आप सभी जानते हैं गनशॉट क्लासेस में हम उन क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यूनिट वाइज हर टॉपिक में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं, उन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विज़डम को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके के यूज़फुल कंटेंट आप लोगों तक पहुँचते रहें। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट में से हमारे लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज़ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन? ये तुलनात्मक प्रशासन क्या होता है? तो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन ए कंपैरेटिव मैनर। तो तुलनात्मक प्रशासन विभिन्न देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो विभिन्न देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाना ही क्या कहलाता है? तुलनात्मक प्रशासन कहलाता है। इट एनालाइजेस सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंसेस। इसमें प्रशासनिक संरचनाएं इसमें प्रशासनिक संरचना, प्रोसेसेस यानी प्रक्रियाएं और कार्य प्रणाली की समानताओं और भिन्नताओं का क्या किया जाता है? एनालाइज यानी विश्लेषण किया जाता है। इट्स एम मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। और इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों में प्रशासन को समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, डिफाइन द नेचर ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। तुलनात्मक प्रशासन की प्रकृति कैसी होती है? तो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज एनालिटिकल, एम्पायरिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। अगर हम तुलनात्मक प्रशासन की बात करें तो तुलनात्मक प्रशासन कैसा होता है? एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक होता है, एम्पायरिकल बड़ा अनुभवजन्य होता है और इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंतर्विषयक होता है। इट स्टडीज एडमिनिस्ट्रेशन इन रिलेशन टू सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। अब ये क्या करता है? जो तुलनात्मक प्रशासन होता है वो समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति के संदर्भ में समझता है। ठीक है, तो ये जो तुलनात्मक प्रशासन होता है वह प्रशासन को समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति के संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। इट फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज रादर देन ओनली द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स। इसका उद्देश्य केवल नियमों को बताना नहीं होता, बल्कि प्रशासनिक वास्तविकताओं को समझाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन? तुलनात्मक प्रशासन का क्षेत्र क्या है? तो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। जो प्रशासनिक संरचनाएं हैं उनका अध्ययन इस तुलनात्मक प्रशासन में शामिल होता है। पब्लिक पॉलिसी, जो सार्वजनिक नीतियां होती है वो भी तुलनात्मक प्रशासन में शामिल होती है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो विकासशील प्रशासन होता है या विकासशील शासन होता है, वो भी इसमें शामिल होता है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती है वो भी कंपैरेटिव तुलनात्मक प्रशासन के अंतर्गत शामिल होती है। इट कंपेयर्स डेवलप्ड एंड डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये विकसित और विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना आपस में करता है। इट ऑल्सो एग्जामिन्स एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, और ये प्रशासन पर पर्यावरणीय जो प्रभाव पड़ते हैं उनका भी अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। तुलनात्मक प्रशासन का महत्व क्या है? तो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड रिफॉर्म्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तुलनात्मक प्रशासन विभिन्न देशों की प्रशासनिक दक्षता और सुधारों को समझने में सहायता करता है। इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर इंप्रूविंग गवर्नेंस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। यह शासन और नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए व्यवहारिक ज्ञान को प्रदान करता है। It also helps developing countries learn advanced administrative system, और ये जो विकासशील देश हैं उनको भी ये सीखने में मदद करता है कि किस तरीके से जो प्रशासनिक तंत्र है उसको क्या कर सकते हैं, हम एडवांस कर सकते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को किस तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है विकासशील देशों में, उसको भी ये समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड सोसाइटीज। विकसित समाजों में प्रशासन की विशेषताएं क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशलाइजेशन, प्रोफेशनलिज्म एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। विकसित समाज में प्रशासन विशेषज्ञता, व्यावसायिकता और उन्नत तकनीक पर आधारित होता है।
डिसीजन मेकिंग इज जनरली रेशनल एंड रूल बेस्ड। जो निर्णय प्रक्रिया है वो तार्किक और नियमों पर आधारित होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन आर स्टेबल एंड एफिशिएंट, और प्रशासनिक संस्थाएं स्थिर और प्रभावी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग सोसाइटी। विकासशील समाजों में प्रशासन की विशेषताएं क्या होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग सोसाइटीज ऑफन फोकस्ड प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ रिसोर्सेज, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनस्टेबिलिटी। विकासशील समाज में प्रशासन में संसाधनों में कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक अस्थिरता जैसी समस्याएं होती है। तो विकासशील जो देश होंगे या विकासशील जो समाज होगा उसमें प्रशासन में आपको कुछ कमियां दिखाई देगी। वो संसाधनों की कमी हो सकती है, वो राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है, या फिर वो प्रशासन की अस्थिरता हो सकती है। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज को एग्जिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों का मिश्रण प्रशासन में पाया जाता है। डेवलपमेंटल गोल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गवर्नेंस, और विकास संबंधी लक्ष्य जो होते हैं प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज एफ डब्ल्यू रिक्स। ये एफ डब्ल्यू रिक्स कौन थे। तो एफ डब्ल्यू रिक्स वॉज द फेमस स्कॉलर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो एफ डब्ल्यू रिक्स हैं उनका नाम किससे जुड़ा हुआ है। जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तुलनात्मक जो लोक प्रशासन है, उसके प्रसिद्ध विद्वान के रूप में हम एफ डब्ल्यू रिक्स को जानते हैं। ही स्टडी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड एम्फेसाइज्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया। किनका अध्ययन किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किनका, डेवलपिंग जो कंट्री थी, विकासशील जो देश थे, उनकी प्रशासन का उन्होंने अध्ययन किया। एंड एम्फेसाइज्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो पर्यावरणीय कारक हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन को प्रभावित करते हैं। हिज प्रिज्मेटिक मॉडल इज वाइडली नोन इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज, और उनके द्वारा दिया गया प्रिज्मेटिक जो मॉडल है वो प्रशासनिक अध्ययन में काफी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिग्स प्रिज्मेटिक साला मॉडल। जो रिग्स का प्रिज्मेटिक साला मॉडल है वो क्या है। तो द प्रिज्मेटिक साला मॉडल एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द ट्रांजिशनल सोसाइटीज। जो संक्रमणशील समाज हैं, जो परिवर्तनशील समाज हैं, उनके अंदर जो प्रशासन है उसको समझाता है हमारे एफ डब्ल्यू रिग्स का प्रिज्मेटिक साला मॉडल। ही डिस्क्राइब द को एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न स्ट्रक्चर इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो रिग्स का जो प्रिज्मेटिक मॉडल है वो क्या दिखाता है कि भैया प्रशासन के अंदर पारंपरिक और मॉडर्न यानी जो आधुनिक संरचनाएं हैं वो दोनों ही कोएग्जिस्ट यानी साथ में चलती है। तो प्रशासन के अंदर जो पारंपरिक और आधुनिक संरचनाएं हैं उनके सह अस्तित्व को कहीं ना कहीं दर्शाता है रिग्स का प्रिज्मेटिक मॉडल। द मॉडल हाईलाइट्स प्रॉब्लम्स लाइक फॉर्मलिज्म एंड ओवरलैपिंग रोल्स। यह औपचारिकता और भूमिकाओं के अतिव्यापन जैसी समस्याओं को स्पष्ट करता है। व्हाट इज मीन्ड बाय फॉर्मलिज्म इन रिग्स मॉडल। रिग्स के मॉडल में औपचारिकता से क्या तात्पर्य है। फॉर्मलिज्म रेफर्स टू द गैप बिटवीन द रूल्स एंड द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। औपचारिकता का अर्थ नियमों और वास्तविक प्रशासनिक व्यवहार के बीच अंतर से है। लॉ एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट फॉर्मली बट आर नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। नियम और कानून मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका सही क्रियान्वयन नहीं होता है। दिस क्रिएट्स इनएफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे प्रशासन में अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है, मेंशन वन सेलिएंट फीचर्स ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। द यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अनरिटन है, अलिखित है। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द कन्वेंशन इंस्टीट्यूट्स एंड जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, अब जो ब्रिटेन का संविधान है वो सबसे बड़ी विशेषता तो है वो अलिखित संविधान है। वह परंपराओं, विधियों और न्यायिक निर्णय जो होते हैं उनके ऊपर बेसिकली बेस्ड है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज इट्स इंपॉर्टेंट फीचर। और संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट यानी संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन के संविधान में देखने को मिलती है। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति जिम्मेदार है, जवाबदेह है, वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। नेक्स्ट है, मेंशन वन सेलेंट फीचर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कोई एक विशेषता बताइए। तो द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। पहला तो है जो यूएसए का संविधान है वो कैसा है, लिखित है। एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर। और किसके ऊपर बेस्ड है, वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण के ऊपर या पृथककरण के ऊपर हमारे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही यूएसए के संविधान में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। फेडरलिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिस्टम। और संघीय शासन भी यूएसए के जो संविधान है उसकी एक विशेषता है।
नेक्स्ट है मेंशन वन सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कोई एक विशेषताएं बताइए। द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो फ्रांस का संविधान है वो अर्ध राष्ट्रपति शासन की प्रणाली को प्रदान करता है। ठीक है, तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आप देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे, फ्रांस के संविधान में। बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर शेयर द एग्जीक्यूटिव पावर। अब फ्रांस में प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास ही अपनी अपनी कार्यपालिका शक्तियां होती है, यानी दोनों के पास ही शक्तियां होती है। भारत के जैसा अक्रियाशील राष्ट्रपति वहां का नहीं होता, या बिना शक्तियों वाला राष्ट्रपति या नाममात्र की शक्तियों वाला राष्ट्रपति वहां नहीं होता, बल्कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास अपनी अपनी कार्यपालिका शक्तियां होती है। इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यह संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली का मिश्रण कहा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाई इज कंपैरेटिव स्टडी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर लोक प्रशासन की बात करें तो भैया उसमें ये कंपैरेटिव स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। तो कंपैरेटिव स्टडी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द कंट्रीज। तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न देशों के प्रशासनिक नवाचारों और श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को समझने में सहायता करता है। इट प्रोमोट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड बेटर पॉलिसी लर्निंग। ये प्रशासनिक सुधार और बेहतर नीति निर्माण को प्रोत्साहित करता है। It also helps in adapting successful administrative models to the local conditions। और यह सफल मॉडलों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाने में मदद भी करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हमारी फर्स्ट यूनिट से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए जो बनता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 100% इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। ये पूरा का पूरा नेचर डिटेल में एक्सप्लेन आप लोगों के लिए कर दिया गया है। इन पॉइंट्स को आप आसानी से समझ सकते हैं और बड़ा इसको एक्सटेंड करते हुए अपने एग्जामिनेशन के पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर ही इस क्वेश्चन को अच्छा आसानी से और बेहतर ढंग से समझा दिया गया है, और आप आसानी से इसको एग्जाम में आने पर अटेम्प्ट कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो एफडब्ल्यू रिक्स से संबंधित बनता है कि इनका प्रिज्मेटिक साला मॉडल क्या था और उसके मेन फीचर्स और उसका महत्व क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो एफडब्ल्यू रिक्स हैं वो क्या माने जाते हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, स्कॉलर माने जाते हैं तुलनात्मक प्रशासन के संदर्भ में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बना करके नीचे मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। ये पीडीएफ अपनी आपको मिल जाएगी, इन चीज़ों को आप पढ़ें, इस पूरे आंसर्स को पढ़ें, एंड आफ्टर रीडिंग द होल पीडीएफ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन पेपर। द थर्ड क्वेश्चन विच कैन बी important from this unit is the compare the salient features of the constitution of UK, USA and France। ठीक है, तो यूके, यूएसए और फ्रांस इन तीनों की क्या अपने आप में क्या क्या विशेषताएं हैं उनका आपस में कंपैरिजन करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें नीचे दे दी गई है, क्योंकि कंपैरेटिव आपका ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये कंपैरिजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। तो ये कुछ 3 क्वेश्चन थे जो यहाँ से बनते हैं, जो 10 मार्क्स के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबली आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड यूनिट में बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख क्यों कहते हैं भाई। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बिकॉज रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, भारत के राष्ट्रपति को हम केवल नाम मात्र का राष्ट्रपति या नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तविक जो शक्तियां होती है, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर, जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां होती है, उनका प्रयोग तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद करती है। और मंत्रिपरिषद को मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्यपालिका की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ही भारत के राष्ट्रपति को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख कहा जाता है। द प्रेसिडेंट नॉर्मली एक्ट ऑन देयर एडवाइस। अब ये जो भारत का राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। हिज रोल इज मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल इन एडमिनिस्ट्रेशन। और प्रशासन की अगर हम बात करें तो उनका जो राष्ट्रपति है उनका केवल संवैधानिक और औपचारिक ही रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज कंसीडर्ड द रियल एग्जीक्यूटिव। जबकि अगर हम यूएसए के राष्ट्रपति की बात करें, यूएसए के प्रेसिडेंट की बात करें, तो यूएसए के प्रेसिडेंट को हम वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख क्यों कहते हैं। तो द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज द रियल एग्जीक्यूटिव बिकॉज ही डायरेक्टली एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर। अमेरिका के राष्ट्रपति को हम वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख इसलिए कहते हैं क्योंकि वह विधायिका से स्वतंत्र होकर, इस लेजिस्लेचर, इस विधायिका से स्वतंत्र होकर के अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से वह स्वयं करता है। ही अपॉइंट्स ऑफिशियल्स, वह अधिकारियों की नियुक्ति करता है, एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, और नीतियों को लागू भी करता है। ही प्लेज एन एक्टिव रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, वह प्रशासन में मुख्य
भूमिका निभाता है और सरकार यानी शासन में भी मुख्य भूमिका निभाता है। तो सरकार में भी मुख्य भूमिका निभाने का काम करता है हमारा यूएसए का राष्ट्रपति। तो प्रशासन में मुख्य भूमिका निभाता है, अपने आप ही अधिकारियों की नियुक्ति करता है और पॉलिसी यानी नीतियों को लागू करने का काम भी यूएसए का प्रेसिडेंट करता है, इसीलिए उसको हम रियल एग्जीक्यूटिव यानी वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कहते हैं। नेक्स्ट है, what is the main differences between the position of the president of India and the president of USA? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की स्थिति में बेसिक अंतर क्या है? तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस विद इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड एक्ट्स ऑन द मिनिस्ट्रियल एडवाइस। अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली में काम करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो काम करता है और वो मिनिस्ट्रियल एडवाइस यानी जो मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह से कार्य करता है। जबकि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फंक्शंस इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति की हम बात करें तो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी राष्ट्रपति प्रणाली में स्वतंत्र रूप से अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। तो वो राष्ट्रपति प्रणाली के अंदर कार्य करता है और स्वतंत्र रूप से अपनी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, उनका वो प्रयोग करता है। दिस डिफरेंस डिटरमाइंस देयर एक्चुअल पावर इन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो अंतर है उनकी वास्तविक प्रशासनिक शक्तियों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द यूके? यूनाइटेड किंगडम के संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो द मेन फीचर ऑफ द यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो इसकी संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि कार्यपालिका जो है ना, जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट यानी संसद के प्रति वो जवाबदेह होती है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उन्हें जनता का बहुमत प्राप्त रहता है। दिस एंश्योर डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। इससे प्रशासन पर लोकतांत्रिक नियंत्रण जो है वो भी बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द पावर्स इन यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम? जो यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें शक्तियों का संलयन यानी शक्तियों का एकत्रीकरण से हम क्या समझते हैं? तो फ्यूजन ऑफ पावर मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव आर क्लोजली कनेक्टेड। तो फ्यूजन ऑफ पावर है यानी शक्तियों के संलयन से हमारा अर्थ क्या है कि जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है वो आपस के अंदर घनिष्ठ रूप से आपस में संबंधित होती है। मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री। जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो संसद के भी सदस्य होते हैं। दिस प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन लॉ मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी कारण से कानून बनाने में और प्रशासन करने में एक सामंजस्य समन्वय बना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन यूएसए? अमेरिका की जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसका मूल सिद्धांत क्या है? तो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूएसए प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज सेपरेशन ऑफ पावर। जो यूएसए का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो यूएसए की राष्ट्रपति प्रणाली है, उसका प्रमुख जो आप विशेषता उसकी कहोगे तो वो क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन यूएसए में किया गया है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। वहां पे तीनों को इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। कार्यपालिका, विधायिका और जुडिशरी अपने अपने कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स चेक्स एंड बैलेंसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे प्रशासन में नियंत्रण और संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर इन फ्रांस? फ्रांस में कार्यपालिका शक्ति की प्रकृति क्या होती है? The France follows a semi-presidential system where executive power is shared by the president and the prime minister. फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यानी अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली है। इसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही क्या करते हैं? जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो उपयोग करते हैं। तो कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में बटी हुई होती है। फ्रांस में द प्रेसिडेंट प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन नेशनल पॉलिसी। और राष्ट्रीय नीतियों में राष्ट्रपति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दिस क्रिएट्स ए ड्यूल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। इससे द्वैध कार्यपालिका की व्यवस्था बनी रहती है। नेक्स्ट है, हाउ डज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डिफर इन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम? संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका की उत्तरदायित्व व्यवस्था में क्या अंतर है? तो इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर एंड मे बी रिमूव्ड बाय ए वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका सीधे विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और अविश्वास प्रस्ताव से हटाई जा सकती है। इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर। जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, उससे केवल और केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया
जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, व्हाट रोल डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्ले इन लेजिस्लेशन। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति है वो विधायी प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाता है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड हिज एजेंट इज नेसेसरी फॉर ए बिल टू बिकम लॉ। अब भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न अंग होता है और उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो कोई भी बिल आ जाए वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना क्या नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता। ही कैन ऑल्सो रिटर्न ए बिल फॉर रिकंसिडरेशन वंस। और राष्ट्रपति की इच्छा है, अगर वो चाहे तो किसी भी विधेयक को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। दिस गिव हिम लिमिटेड लेजिस्लेटिव रोल। और इससे राष्ट्रपति की सीमित विधायी भूमिका के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि राष्ट्रपति की भूमिका विधायी रूप से बड़ी ही सीमित होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फिक्स्ड टेन्योर इन यूएसए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जो यूएसए का प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति प्रणाली है उसमें निश्चित कार्यकाल क्या होता है। तो फिक्स्ड टेन्योर मीन्स दैट द प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल फिक्स्ड पीरियड। निश्चित कार्यकाल का अर्थ ये हो गया कि राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से निर्धारित अवधि जो की गई है वहां तक वो राष्ट्रपति रहेगा। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय लेजिस्लेटर और पॉलिटिकल ग्राउंड्स। अब वो राष्ट्रपति अगर बन गया है तो उसे राजनीतिक कारणों से विधायिका के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। दिस एंश्योर्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी। इससे प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट है, वाई इज द प्राइम मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल क्यों है। तो प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड लीड्स द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। देखो, जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां हैं उनका प्रयोग कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री ही करता है। और वो किसका प्रमुख होता है, जो मंत्री परिषद होते हैं उसका वो प्रमुख भी होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जितनी भी सरकारी नीतियां होती है और सरकारी प्रशासन होता है उनको नियंत्रित करने वाला भी हमारा भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। द प्रेसिडेंट एक्ट मेनली ऑन मिनिस्ट्रियल एडवाइस। और जब भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो तो भैया जो मंत्री परिषद है ना उनकी सलाह से ही काम करता है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय ड्यूल एग्जीक्यूटिव इन फ्रांस। फ्रांस में द्वैध कार्यपालिका से हम क्या समझते हैं। तो ड्यूल एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द टू एग्जीक्यूटिव हेड्स, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। जहां पर दो कार्यपालिका प्रमुख होंगे। जैसे फ्रांस के अंदर द्वैध कार्यपालिका है, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर के पास भी शक्तियां हैं और प्रेसिडेंट के पास भी शक्तियां हैं। बोथ शेयर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड गवर्नेंस। और जो प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री हैं दोनों ही कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रशासन में करते हैं। देयर पावर्स डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। और उनकी शक्तियां राजनीतिक परिस्थितियों पर बड़ी निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंपॉर्टेंट। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। तो कंपैरेटिव स्टडी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस इन एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तुलनात्मक अध्ययन कार्यपालिका के उत्तरदायित्व, स्थिरता और प्रशासनिक दक्षता के अंतर को समझने में सहायता करता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस गवर्नेंस। ये इस चीज को स्पष्ट होता है कि संवैधानिक संरचना शासन को किस तरीके से प्रभावित करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ ईच सिस्टम। ये दोनों ही प्रणालियों की शक्तियों और कमजोरियों का मूल्यांकन करने में भी सहायक होता है। अब इस यूनिट से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए हम बात कर लेते हैं। कंपेयर द पावर एंड पोजीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ रहे हो तो तुलनात्मक रूप से जो डिफरेंसेस है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में शक्तियां और उनकी पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डिटेल में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ होती है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ होती है, कौन कौन से लकूनाज हैं, उनकी स्थिति कॉन्स्टिट्यूशनल जो ग्राउंड है उस पर कहाँ होती है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। इस पीडीएफ को अपन अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द यूके, इवेल्युएट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस। यूनाइटेड किंगडम की संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए और उसके प्रशासनिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है वो है, discuss the main features of the presidential system in the USA and France is with special reference to the administration।
जो अमेरिका और फ्रांस की राष्ट्रपति शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता हैं, उनको प्रशासनिक दृष्टि से वर्णन कीजिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी इस यूनिट से बनते हैं। इनको पॉइंट्स और बुलेट पॉइंट के साथ अच्छे से समझा दिया गया है इस पीडीएफ में, और ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इन तीनों क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी-पूरी संभावना है। अब चलते हैं यूनिट 3 में, और यूनिट 3 से बात कर लेते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 3 से हमारे लिए बनता है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन? जो केंद्रीय प्रशासन है, उससे आप क्या समझते हैं? तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑपरेटिंग एट द नेशनल लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो केंद्रीय प्रशासन से हम उस प्रशासन से समझते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था, जो नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होती है। तो वो प्रशासन जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, मिनिस्ट्रीज एंड सेंट्रल एजेंसीज। इसमें कार्यपालिका, मंत्रालय और केंद्रीय संस्थाएं शामिल होती है। इट एंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड यूनिफॉर्मिटी एंड गवर्नेंस अक्रॉस द कंट्री। ये शासन में समन्वय और एकरूपता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो यूके का प्रशासन तंत्र है, उसकी कोई एक विशेषता बतानी है। तो वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो यूके की प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? संसदीय संसदीय शासन प्रणाली वहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यपालिका होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट एक्सरसाइज रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक शक्तियों वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी इज एंश्योर्ड थ्रू द परमानेंट सिविल सर्विसेज। और स्थायी सिविल सेवा प्रशासन में निरंतरता को बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन एडमिनिस्ट्रेशन? प्रशासन में सिविल सेवा की क्या भूमिका है? तो सिविल सर्विसेज असिस्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सिविल सेवाएं नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन में राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता करती है। दे प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टाइज एंड कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस। वे प्रशासनिक विशेषज्ञता और निरंतरता प्रदान करती है। सिविल सर्वेंट्स एंश्योर एफिशिएंट फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सिविल सेवा सरकारी विभागों में के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय द पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज? सिविल सेवाओं की राजनीतिक तटस्थता से क्या अभिप्राय है? तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मीन्स दैट सिविल सर्वेंट्स रिमेन इम्पार्शियल एंड डू नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। जो भी सिविल सेवक होते हैं ना, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, वो बल्कि कैसे होते हैं? इम्पार्शियल होते हैं, वो निष्पक्ष रूप से अपनी सेवाओं को देते हैं। तो जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट से को सपोर्ट नहीं करते, उनकी कोई भी राजनीतिक आइडियोलॉजी नहीं होती है, वो निष्पक्ष रूप से अपने कार्य को करते हैं। दे सर्व द गवर्नमेंट ऑफ द डे विद इक्वल लॉयल्टी। वे वर्तमान सरकार यानी जो भी सरकार किसी भी समय पर रहती है, उसी सरकार की बड़ी निष्पक्ष रूप से वो सेवा करते हैं। दे एंश्योर प्रोफेशनलिज्म एंड फेयरनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। वो प्रशासन में निष्पक्षता और प्रोफेशनलिज्म को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टेट वन सैलेंट फीचर ऑफ द यूएसए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो यूएसए का प्रशासनिक तंत्र है, उसकी कोई एक विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, तो द यूएसए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। जो यूएसए के प्रशासन तंत्र की हम बात करें, तो वो किस पे बेस्ड होता है? वो राष्ट्रपति प्रणाली के ऊपर बेस्ड होता है, जहां पर वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। और हम यूएसए की अगर बात करें, तो वहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियाँ जो होती है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच बटी हुई होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज डिवाइडेड बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और प्रशासनिक अधिकार जो होते हैं संघ और राज्यों के बीच में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्रांस? फ्रांस में केंद्रीयकृत शासन से आप क्या समझते हैं? सो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्रांस रेफर्स टू द स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। फ्रांस में केंद्रीकृत प्रशासन का अर्थ है कि प्रशासनिक इकाइयों पर केंद्रीय सरकार का मजबूत नियंत्रण होता है। प्रशासनिक इकाइयों पर क्या हुआ? प्रशासनिक जितनी भी इकाइयां होती है, उस पर केंद्र सरकार का मजबूत नियंत्रण होता है फ्रांस में। इसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीयकृत प्रशासन कहते हैं। Policies and decisions are largely directed from the center.
जितनी भी नीतियाँ और जितने भी निर्णय होते हैं मुख्य रूप से केंद्र से निर्धारित होते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटीज़, और जो स्थानीय प्रशासन होते हैं वो केंद्रीय नियंत्रण में ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विसेज? जो सिविल सेवाएँ होती है उसमें मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट यानी योग्यता आधारित भर्ती से आप क्या समझते हैं? तो मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट मीन्स सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, कंपिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो योग्यता आधारित भर्ती हो गई उसमें अर्थ क्या हो गया कि सिविल सेवकों का जो भी चयन किया जाएगा, सिविल सेवकों की जो भी भर्ती की जाएगी वो उनकी योग्यता, क्वालिफिकेशंस के आधार पर, वो कॉम्पिटेंस यानी उनकी दक्षता के आधार पर और प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से की जाएगी। तो सिविल सेवकों की जो भी भर्ती की जाएगी उसकी वो उनकी योग्यता, उनकी दक्षता और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट यानी योग्यता आधारित भर्ती कहते हैं। इट प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड प्रोफेशनलिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे प्रशासन में दक्षता और प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है। इट रिड्यूसेस फेवरेटिज्म एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। ये पक्षपात और राजनीति के प्रभाव को कम करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी? जो प्रशासनिक तटस्थता है उससे आप क्या समझते हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी मीन्स सिविल सर्वेंट्स परफॉर्म ड्यूटीज विदाउट द पॉलिटिकल बायस और पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक तटस्थता से हमारा आशय है कि जितने भी सिविल सेवक होते हैं वो अपने कर्तव्यों को बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में और पॉलिटिकल पार्टी के विचारधारा में इंटरेस्ट रखे करते हैं, ठीक है? तो जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी को ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी कहते हैं। दे इम्प्लीमेंट पॉलिसीज ऑब्जेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड लॉज। वो जो होते हैं नियम और कानूनों को निष्पक्ष रूप से लागू करते हैं। तो जो भी पॉलिसीज रहती है उनको निष्पक्ष रूप से नियमों और कानून के अधिक तहत लागू करने का काम कौन करते हैं? हमारे सिविल सेवक करते हैं। इट हेल्प्स मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या होता है, इससे प्रशासन पर जनता का विश्वास बना रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मेंशन वन फीचर ऑफ द चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो चीन की प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी कोई एक विशेषता बताइए। तो द चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी। चीन की प्रशासनिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी का मजबूत नियंत्रण माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट्स अंडर पॉलिटिकल गाइडेंस एंड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जो प्रशासन है वो राजनीतिक निर्देशन और केंद्रीयकृत जो योजना होती है ना उसके अंतर्गत कार्य करता है। द सिविल सर्विसेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी एग्जीक्यूशन। और जो सिविल सेवा होती है वो नीतियों के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द परमानेंस ऑफ सिविल सर्विसेज? सिविल सेवाओं में स्थायित्व से आप क्या समझते हैं? तो परमानेंस ऑफ सिविल सर्विसेज मीन्स सिविल सर्वेंट्स कंटिन्यू इन सर्विस इरेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द पॉलिटिकल लीडरशिप। अब देखो, जो सरकारें हैं वो आती हैं जाती हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, राजनीतिक नेतृत्व है, वो चेंज होता रहता है। लेकिन ये सिविल सर्वेंट जो हैं वो कंटिन्यू अपनी सेवा में बने रहते हैं, इनके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो सरकारें आएँगी, जाएँगी, लेकिन जो सिविल सेवक है वो अपनी सेवा में निरंतर बने ही रहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, परमानेंस ऑफ सिविल सर्विसेज कहते हैं। दिस एंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे प्रशासन में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। इट हेल्प्स मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी। इससे प्रशासनिक अनुभव और दक्षता को बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन? नीतियों के क्रियान्वयन में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है? तो सिविल सर्विसेज ट्रांसलेट गवर्नमेंट पॉलिसीज इनटू प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स एंड एक्शंस। जो सिविल सेवाएं हैं वो सरकारी नीतियों को व्यवहारिक कार्यक्रमों में बदलती है। दे सुपरवाइज एग्जीक्यूशन एंड एंश्योर पॉलिसीज रीच द पब्लिक इफेक्टिवली। वे क्या करते हैं, जो सिविल सेवाएं होती है वो सरकारी नीतियों को व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट करती है, और वे उनके क्रियान्वयन की निगरानी भी करती है, ठीक है? कि उन पे क्रियान्वयन हो रहा है, कि पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं हो रहा है, उनकी निगरानी करती है और सुनिश्चित करती है कि वो नीतियाँ जो है जनता तक प्रभावपूर्ण तरीके से पहुँचे। देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टाइज हेल्प्स इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। और उनकी प्रशासनिक विशेषज्ञता सफल कार्यान्वयन में बड़ी ही हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन? प्रशासनिक केंद्रीकरण क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड सेंट्रल लेवल। प्रशासनिक केंद्रीकरण का अर्थ
निर्णय लेने की शक्ति केंद्र स्तर पर केंद्रित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रशासनिक केंद्रीकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी निर्णय लेने की शक्ति जहाँ सेंटर में होती है, केंद्र पर होती है, उसी को हम प्रशासनिक केंद्रीकरण कहते हैं। लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैव लिमिटेड ऑटोनॉमी। जो अधीनस्थ प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं, उनकी स्वायत्तता सीमित होती है। इट एंश्योर्स यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। इससे प्रशासन को मजबूत नियंत्रण और एकरूपता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज कंपैरेटिव स्टडी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंपॉर्टेंट? प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? तो कंपैरेटिव स्टडी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हो प्रशासन का, तो आपको प्रशासन में जो कमजोरी है और जो स्ट्रेंथ है, उन दोनों को ही समझने में मदद लिखती है। तो तुलनात्मक अध्ययन से विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं की शक्तियों और कमजोरियों को समझा जा सकता है। यह प्रशासनिक सुधार और बेहतर शासन के लिए नए विचार प्रदान करता है और इससे देश उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने में सक्षम होते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब इस यूनिट से देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विद स्पेशल रेफरेंस टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड सिविल सर्विसेज। यूनाइटेड किंगडम की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, विशेष रूप से केंद्रीय प्रशासन और सिविल सेवाओं के संदर्भ में। तो ये आंसर यहाँ पर दे दिया गया है डिटेल के अंदर। अच्छे तरीके से इसको समझा दिया गया है। जो भी इसमें पॉइंट बन सकते थे, मेन पॉइंट्स बना दिए हैं, सब पॉइंट्स बना दिए हैं, बुलेट पॉइंट्स आपको बना दिए हैं। आप इनको इस पीडीएफ में से ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है वो है, कंपेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूएसए एंड फ्रांस विद स्पेशल रेफरेंस टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल सर्विसेज। केंद्रीय प्रशासन में सिविल सेवाओं के संदर्भ में यूएसए और फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उनकी तुलना कीजिए। ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन है जो इस यूनिट से आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में इंपॉर्टेंट बन सकता है, जिसके एग्जाम में आने की संभावना है, वो आपका है कि explain the salient features of the administrative system of China and Nepal with special reference to the central administration and civil services। केंद्रीय प्रशासन और सिविल सेवाओं के संदर्भ में चीन और नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपकी इस थर्ड यूनिट से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। इस पीडीएफ को आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इस सभी क्वेश्चन के आंसर्स देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ, और यूनिट 4 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रेजरी इन ग्रेट ब्रिटेन? तो ग्रेट ब्रिटेन में ट्रेजरी है, उससे हम क्या समझते हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन में ट्रेजरी सरकार का केंद्रीय वित्तीय विभाग है जो सार्वजनिक वित्त और आर्थिक नीति का संचालन करता है। यह सरकारी व्यय को नियंत्रित करती है और राष्ट्रीय बजट को तैयार करती है। यह वित्तीय प्रशासन और आर्थिक नियोजन की देखरेख भी करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट इन ग्रेट ब्रिटेन? जो ग्रेट ब्रिटेन का कैबिनेट सेक्रेटरीट है, उसकी क्या भूमिका होती है? तो द कैबिनेट सेक्रेटरीट एसिस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। जो कैबिनेट सचिवालय होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में सहायता करता है। इट कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। ये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। इट ऑल्सो एंश्योर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैबिनेट डिसीजंस। और ये कैबिनेट के निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस ऑफ यूएसए? जो यूएसए का स्वतंत्र नियामक आयोग है वो क्या होता है? तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस आर द एजेंसीज एस्टेब्लिश्ड बाय द कांग्रेस टू रेगुलेट द इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज। तो आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जो यूएसए की संसद ने जिस एजेंसी को एस्टेब्लिश किया है, उसी को हम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन कहते हैं। दे फंक्शंस इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एंड एंश्योर्स न्यूट्रलिटी। वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से बिल्कुल फ्री होते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और न्यूट्रलिटी यानी निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हैं। दे प्रोसेस क्वेजी लेजिस्लेटिव एंड क्वेजी जुडिशियल पावर। और ये अर्धविधायी और अर्धन्यायिक शक्तियां होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन यूएसए? संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यकारी का कार्यकाल क्या है? तो एग्जीक्यूटिव ऑफिस इन द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ द एजेंसी एंड द एडवाइजर्स असिस्टिंग द प्रेसिडेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मैटर। राष्ट्रपति का कार्यकारी कार्यालय जो होता है, उन संस्थाओं और सलाहकारों का समूह है जो राष्ट्रपति को प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। ये नीति निर्माण और विभागों के बीच समन्वय में सहायता करता है। यह कार्यपालिका के निर्णय और प्रशासन को मजबूत
करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, व्हाट इज कंसेल द एट फ्रांस, फ्रांस के कंसेदएता क्या है। ठीक है, तो फ्रांस के कंसेदएता फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय है, ये पूछा जा सकता है। फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं कंसेदएता। ठीक है, जो सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है और नागरिकों और प्रशासन के बीच विवादों का निपटारा करता है। यह प्रशासनिक न्याय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, हु इज स्वीडिश ओम्बड्समैन, स्वीडिश ओम्बड्समैन कौन होता है। द स्वीडिश ओम्बड्समैन इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस। तो स्वीडिश ओम्बुड्समैन जो होता है एक स्वतंत्र प्राधिकरण, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है जो नागरिकों के प्रशासनिक अन्याय से सुनिश्चित जो नागरिकों के जो प्रशासनिक अन्याय होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इट इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड डिपार्टमेंट्स। ये सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को सुनता है और उनकी जांच करता है। इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, और ये प्रशासन में उत्तरदायित्व को भी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लोकपाल इन इंडिया, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत में लोकपाल क्या होता है। तो लोकपाल इज एन एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल। तो अगर लोक अधिकारियों के प्रति कोई भ्रष्टाचार की कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेट करने वाला जो अधिकारी होता है उसी को भारत में क्या कहा जाता है, लोकपाल कहा जाता है। इट एम्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका उद्देश्य शासन के अंदर पारदर्शिता लाना और सरकार शासन की जवाबदेहिता तय करना होता है। इट एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अगेंस्ट करप्शन, और यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक स्वतंत्र नियामक संस्था के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस इन यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र नियामक आयोग जो है उसका महत्व क्या है। तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर्स। तो जटिल आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र होते हैं उनके नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कौन, आपका इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन यानी स्वतंत्र नियामक आयोग। दे फंक्शंस विद ऑटोनॉमी टू अवॉइड द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर के कार्य करते हैं। दे एंश्योर फेयर कंपटीशन एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ये निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और जनहित की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है, what is the function of the State Department in USA? The State Department in the USA is responsible for conducting the foreign policy and international relationship. जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूएसए में वो किसके लिए जो जिम्मेदार होता है, कंडक्टिंग फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति को बनाने में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट, इट एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑफ डिप्लोमेटिक मैटर। कूटनीतिक मामलों में ये राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। इट मैनेजेस ट्रीटीज, नेगोशिएशंस एंड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। और दूसरे देशों के साथ होने वाली कोई भी संधि हो, वार्तालाप हो या संबंध हो, उनको भी संभालने का काम स्टेट डिपार्टमेंट यूएसए में करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस इन फ्रांस। फ्रांस में प्रशासनिक न्याय से आप क्या समझते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस इन फ्रांस रेफर्स टू ए सिस्टम वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रांस में प्रशासनिक न्याय उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें प्रशासनिक न्यायालय नागरिकों और प्रशासन के बीच विवादों का समाधान करते हैं। इट एंश्योर्स लीगलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। यह प्रशासनिक कार्यों की वैधता को सुनिश्चित करता है और यह नागरिकों को प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग से भी सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन। तो ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन के बारे में अभी मैंने आपसे बात करी थी कि ये जो ओम्बुड्समैन संस्था होती है वो नागरिकों को कुप्रशासन और शक्ति के दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करती है। यह शिकायतों के समाधान का सरल और सस्ता माध्यम उपलब्ध कराती है और प्रशासन में पारदर्शिता और जनविश्वास को मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिस इन यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति और कार्यकारी कार्यालय के बीच में क्या संबंध होता है। तो द एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एसिस्ट इन प्रेसिडेंट इन मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राष्ट्रपति का जो कार्यकारी कार्यालय होता है वो राष्ट्रपति को प्रशासनिक दायित्वों के संचालन में सहायता प्रदान करता है। यह नीतिगत सलाह और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराता है और यह समन्वय और प्रभावी शासन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, वाई वॉज लोकपाल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। लोकपाल क्यों भारत में बना था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकपाल वॉज एस्टेब्लिश टू कम्बैट करप्शन इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी लोक प्रशासन है, जो भी जनता के ऊपर शासन किया जाता है, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कोई भ्रष्टाचार किया जाता है तो उसके विरुद्ध लोकपाल को
नियुक्त किया गया था इंडिया में। इट प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल। और कोई भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसकी जांच पड़ताल करने का स्वतंत्र रूप से कार्यभार कौन करता है? लोकपाल करता है। इट एम्स टू इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस। इसका उद्देश्य प्रशासन की जवाबदेहिता को तय करना और प्रशासन में घनिष्ठता बनाए रखना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हमारी 4th यूनिट से बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन एंड एग्जामिन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। ओम्बुड्समैन संस्था का वर्णन कीजिए तथा आधुनिक प्रशासन में इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे आंसर आपको बुलेट पॉइंट्स में मैंने दे लिया है, पॉइंट्स और सब पॉइंट्स इसके बनाए हैं और इसी तरीके से पॉइंट्स बनाते हुए आपको एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस इन यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र नियामक आयोग के संगठन शक्तियों व कार्यों का वर्णन कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है इस यूनिट में से, जिसकी पूरी संभावना है आपके एग्जाम में आने की, वो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस इन फ्रांस एंड डिस्कस द रोल ऑफ द काउंसिल डी एट। फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा काउंसिल दी एटा की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इस 4th यूनिट से बनते हैं, जिनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। डिटेल में इस पीडीएफ के अंदर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये पीडीएफ आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। एजुनेक्स्ट विजडम के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लें आप अपने चैनल को, तो आपको इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट जो है वो लगातार निरंतर मिलते ही रहेंगे। और ये इसी तरीके की गनशॉट क्लासेस आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे इसी चैनल पर मिलेगी और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन पेपर में इन क्वेश्चंस में से मिल जाएंगे। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।